राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है और खास तौर पर हिमाचल और कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद फिर एक बार करवट ले रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरीश रावत जी। तो हरीश जी, अभी बाजुओं में बहुत जोर है। निश्चित तौर पर जिस समय तक कांग्रेस एक बार सत्ता में वापसी नहीं करती है, हरीश रावत न थकने वाला है न मेरे बाजू कमजोर पड़ने वाले हैं। अभी जो हिमाचल और कर्नाटक के बाद जो जीत का जो सिलसिला शुरू हुआ, ये उत्तराखंड से भी हो सकता था, उससे ठीक पहले उत्तराखंड था। हाँ, बिल्कुल ठीक आपने कहा। उसके 3 फैक्टर हैं। एक फैक्टर उत्तर प्रदेश के साथ चुनाव होना, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश को वर्चुअली इन्होंने हिंदू मुसलमान के ऐसे सवाल खड़े कर दिए, उसका असर उत्तराखंड पे भी पड़ता है। नंबर 2, हम कुछ चीज़ों को ठीक से सुलझा नहीं पाए। मैं अभी तक वो सामूहिक नेतृत्व को खोज रहा हूँ। जिस सामूहिक नेतृत्व के साथ हम चुनाव लड़े थे, कहाँ है वो सामूहिक नेतृत्व, उसको खोज रहा हूँ। और तीसरी बात जो है, हमने वादे किए मगर जो एजेंडा रखा, जब मैं उस एजेंडे को रख रहा था, पर्याप्त समय पहले रख रहा था, तो उस समय हमारे साथियों ने कुछ सवाल खड़े कर दिए। और जब तक हम लोग सहमत हुए और हमने उसको अपने एजेंडे का पार्ट बनाया, तब तक आधा चुनाव निकल गया और हमारे वादे, हमारी बातें लोगों तक नहीं पहुंच पाई। और आप कर्नाटक देखो, हिमाचल ने उसी ओल्ड पेंशन स्कीम को, उसी गैस सिलेंडर को, उसी बिजली को, उन्हीं युवाओं को पैसे को, महिलाओं के लिए सुविधाओं को अपना आधार बनाया, जिनको हम कह रहे थे। मतलब आपका कहना यह है कि काम होना भी चाहिए और होते हुए दिखना भी चाहिए। जो नहीं दिखा उत्तराखंड में, कर्नाटक और हिमाचल में दिखा सामूहिक नेतृत्व। हाँ, वहाँ कांग्रेस के लोगों ने संजीदगी दिखाई थी कि जहाँ लोग होंगे, व्यक्तित्व होंगे, तो सवाल उठते हैं, उनके सबके समर्थक होते हैं, उनकी आकांक्षाएं भी होती हैं, लेकिन वहाँ की लीडरशिप ने उस चीज़ को मैनेज किया और शायद हम ठीक से मैनेज नहीं कर पाए। जी, लेकिन एक छोटा सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अभी आपने थोड़ी देर पहले भी कहा, अभी भी आप मेरे से बातचीत में ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ चुनाव होते हैं तो उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन 2 बार तो आपकी पार्टी सत्ता में रही है, तब भी यूपी के साथ ही चुनाव थे, तो अभी ऐसा क्या हो रहा है? इधर भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने लोगों की सोच का दायरा संकीर्ण कर दिया है। उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें लोगों के दिमाग में डाल दी हैं। अब प्रधानमंत्री जी यदि कब्रिस्तान और शमशान घाट के आधार पर वोट मांगेंगे, प्रधानमंत्री जी ईद में बिजली ज़्यादा क्यों और दिवाली के दिन बिजली गायब क्यों, इन सवालों को उठा करके लोगों से वोट मांगेंगे। और जब ध्रुवीकरण का प्रयास करेंगे तो जब उत्तर प्रदेश के अंदर ये प्रयास होता है, तो उत्तराखंड तो स्वाभाविक रूप से एक धर्म क्षेत्र है और हिंदू बाहुल्य एरिया है। यहाँ तो 92% हिंदू हैं, तो उसका स्वाभाविक असर पड़ जाता है। और इस चुनाव में भी आप देख रहे हैं कि एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी के झूठ को सारे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने एक साथ बोला और लास्ट 4 दिन में बोला, और उसके आधार पर उन्होंने बाजी पलट दी। और जबकि हम उसका ठीक तरीके से जवाब नहीं बना पाए, क्योंकि उनकी तरफ से बम्बार्डमेंट हुआ, जिसको कहते हैं कारपेट बॉम्बिंग हुई लीडर्स की, और सबने एक ही सवाल किया कि हम तो तुमको गेहूं चावल फ्री दे रहे हैं और कांग्रेस तुमको मुस्लिम यूनिवर्सिटी दे रही है, अब दोनों में से एक पर वोट करो। अभी आपने कहा कि मैं उस सामूहिक नेतृत्व को ढूंढ रहा हूँ जो कर्नाटक और हिमाचल में अपनी क्षमता को साबित कर पाया, तो अभी जो नेतृत्व है वो सामूहिक नहीं है। इसीलिए तो हमने चतुर्भुज नेतृत्व कहा। उसमें जो है, पहले एक अनचाही भुजा मैं भी हो जाता था, मैंने अपने को पीछे कर लिया। मैंने कहा भाई, हमारी कोई अब आकांक्षा नहीं है, हम पीछे से कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे, और जो चतुर्भुज नेतृत्व है हम उसके पीछे हैं। आप अगर पीछे हो गए हैं, मतलब इसके 2 मायने, आप पीछे हो गए हैं या पीछे से सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट करेंगे। अभी निकाय चुनाव की बात चल रही है उत्तराखंड में रावत जी, तो निकाय चुनाव से पहले की जो प्रक्रिया होती है, यानी नवंबर में चुनाव प्रस्तावित है, तो उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हो जानी चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो स्टेट का होता है, उसको निर्वाचक नामावली का शुद्धिकरण और तमाम ऐसी प्रक्रिया होती है जो होनी चाहिए। अभी कुछ नहीं हुआ, लोग कह रहे हैं कि चुनाव टालने की कोशिश हो रही है। आपने भी पिछले दिनों कहा, क्या है इसके पीछे? भाजपा बेईमान है, ये नहीं करवाएंगे। जानते हैं नगर पालिकाओं के चुनाव में हम हार रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की तरीके से खुली बेईमानी नहीं कर पाएंगे,
यहाँ कांग्रेस सजग है, तो ये जानते हैं कांग्रेस जीत रही है नगर पालिकाओं के चुनाव में, नगर निकायों के चुनाव में, इसलिए जो है चुनाव नहीं करवाएंगे, क्योंकि वो सेमीफाइनल हो जाएगा। इस बार मतलब आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि निकाय चुनाव हम जीत लेंगे? पिछली बार भी 7 में से 2 नगर निगम आप जीत पाए। पिछली बार दूसरी स्थितियाँ थी, मोदी जी उसकी उस समय एक प्रचंड आंधी थी। आप अंदाज लगाइए 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री बने मोदी, केवल उत्तराखंड ही ऐसा है जो 33% वोट ला पाया, उत्तराखंड कांग्रेस। दूसरे राज्यों में आप देख लीजिए नहीं ला पाए, सब जगह वोट प्रतिशत घटा। ये अलग बात है कुछ जगह समीकरणों ने फेवर कर दिया, हम सत्ता बना पाए, मगर वोट परसेंटेज के मामले में अपने वोट परसेंटेज को बचाने में केवल उत्तराखंड कांग्रेस कामयाब रही। तो पहले जो चुनाव हुए वो मोदी जी के प्रचंड आंधी में हुए। आज मोदी जी का फैक्टर थोड़ा सा लोगों के मन में सवाल उठने लग गए हैं, और वो जो सवाल है बड़े गहरे हैं, महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, कुशासन को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, नोटबंदी को लेकर दूसरे सवालों पर है। तो उन सवालों हमें उम्मीद है कि लोग हमको वोट करेंगे। क्या एक नई लड़ाई कांग्रेस लड़ने जा रही है निकाय चुनाव को समय पर करवाने के लिए? मैं समझता हूँ आपके सुझाव को कांग्रेस, आपके प्रश्न को कांग्रेस को सुझाव मानना चाहिए। लोकसभा की बात करता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि टाइम उसमें भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है, इलेक्शन ईयर लगभग शुरू हो गया है। तो हरक सिंह रावत जी भी कह रहे हैं हरिद्वार से चुनाव लड़ना है। हरिद्वार आपकी पुरानी कर्मस्थली और राजनीतिक क्षेत्र, और वैसे तो पूरा राज्य ही है। तो आप की तरफ से ये भी एक बातें आ रही हैं कि जब वो वापसी हुई थी उनकी कांग्रेस में, तो 2 शर्तें हुई थी कि 2 चुनाव नहीं लड़ेंगे, एक ये शर्त भी हुई थी। क्या ये सच है? इस पर मैं कोई बात, देखो पार्टी की बातें मैं मीडिया में डिस्कस नहीं करता, जो हकीकत है वो सब जानते हैं। और एक यूनिफॉर्म फार्मूला है, जिन लोगों ने 2016 के अंदर सरकार गिराई, उन्होंने लोकतंत्र के साथ भी ज्यादती की, कांग्रेस के साथ भी ज्यादती की। कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, यदि वो ऐसा नहीं करते तो कांग्रेस आज भी, उस समय भी सत्ता में होती, आज भी सत्ता में होती। तो कम से कम ऐसे लोगों को जो है एक बार प्रतीक्षा करके कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए काम करना चाहिए, और जब काम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से जो है चीज़ें समय माप करता है। तो मैं एक मोटा सिद्धांत है। तो मैं अपनी क्या कार्य योजना है हरीश जी? अभी चुनाव लड़ने का आपका क्या है? 2024 जल्दी है। इस उम्र में खाक, क्या कहें, तो देखो मगर पार्टी है, पार्टी नेतृत्व है। मुझ जैसे लोगों को यदि मैं कह दूंगा हथियार डाल दिया, तो उससे बहुत सारे लोगों के मनोबल पर असर पड़ता है। पार्टी नेतृत्व लीडरशिप जो तय करेगी वो करेंगे। और इस समय जो सबसे बूढ़ा व्यक्ति है, उसको जो है तेल मालिश करते देख करके जवानों को कुछ जोश आता है, तो मैं तेल मालिश कर रहा हूँ और दिखा रहा हूँ कि मैं तेल मालिश कर रहा हूँ करके, ताकि जवानों को जोश आए। असली लड़ाई तो जवानों को लड़नी है, हमको क्या करना है, हम अपना रोल प्ले कर चुके हैं। हालांकि अभी बहुत जल्दी है हरीश जी, लेकिन लोकसभा चुनाव में पार्टी की तरफ से ऐसी कौन सी रणनीति अख्तियार की जाने वाली है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो व्यूह है, जिसकी अभी आप बात कर रहे थे कि इतने निचले लेवल तक लोग आ गए हैं, तमाम प्रोपेगेंडाज और ये सब हो रहा है, तो आपके पास एक सॉलिड वर्किंग प्लान क्या है? देखिए, हमारे पास सीधी बात यह है, कांग्रेस जब सत्ता में रही है, विशेष तौर पर 2014 से 2017 में, हमने जनता को एक बेहतर सरकार दी है, आम आदमी की सरकार दी है, उसके सवालों की सरकार दी है, उसके सरोकारों को, नौजवानों के, महिलाओं के, दलितों के, पिछड़ों के, कमजोरों के, अल्पसंख्यकों के। कांग्रेस को साफ साफ हम बता सकते हैं, किताब में 2 पन्ने हैं, एक भाजपा का पन्ना है, एक कांग्रेस का पन्ना है। तो आप कांग्रेस का पन्ना पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा कि कांग्रेस ने बहुत किया। अब आप पढ़ाएंगे नहीं तो लोग भाजपा का पन्ना, चाहे वो खाली ही घसीट मार रखी हो, तो लोग उसी को देखेंगे। तो ये कांग्रेस को करना है कि किस तरीके से अपने सरकारों की उपलब्धियों को बताती है। पहले हमने औद्योगिकरण किया, संस्थाएं स्थापित की, फिर हमने उत्तराखंड के आधार पर एक ऐसी सरकार दी जिसने एक सुनियोजित
एजेंडे के तहत, जिसको हमने उत्तराखंडित का नाम दिया, सरकार का संचालन किया। केदारनाथ ही अपने आप में इतना बड़ा उदाहरण है, हिंदुत्व का इतना बड़ा तीर्थ स्थल है। जिस केदारनाथ के अंदर सारा पुनर्निर्माण से पुनर्वास तक का सारा काम किया। एक सवाल भी कभी पुनर्वास पे उठा? पुनर्निर्माण में हमारी किए हुए चीज़ों की रंग रोगन तो कर रहे हैं, हमारे बनाए हुए गुफाओं में तो ध्यान कर रहे हैं, और क्या किया है इन्होंने? केदारनाथ जी से याद आया, हरीश जी, तो चारधाम यात्रा इस समय बिल्कुल पीक पे है। तो आज आप भी ऋषिकेश से जब मुनि की रेती आए हैं तो आपके भी ट्रांसपोर्ट के माध्यम बिल्कुल अलग तरह के थे। कभी ट्रक में बैठ रहे थे, कभी किसी दुपहिए पे थे। तो व्यवस्थाएं आपको कुल मिलाकर किस तरह की लग रही हैं? चारधाम यात्रा में व्यवस्थाएं मुकम्मल हैं या कुछ किए जाने की गुंजाइश है? देखिए, चारधाम यात्रा राज्य की शोकेस है, जिसमें रोज को राज्य को देखते हैं लोग। पिछली बार बड़ा डिस्मल परफॉर्मेंस रही, इस बार थोड़ा सजग दिखाई देते हैं, लेकिन अब भी बहुत सारी कमियां हैं। लेकिन हम उसका बहुत हवा खड़ा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि यात्री बहुत कठिन यात्रा चढ़ करके जाता है, उस पर हम उसके मनोबल पर असर नहीं डालना चाहते हैं। लेकिन मैंने एक बात ज़रूर कहा, 2 बार मैं ये सलाह दे चुका हूँ कि मुख्यमंत्री जी को हर तीसरे दिन मॉनिटर करना चाहिए कि पिछली 3 दिनों में क्या कमियां रही और कितना दूर कर दिया। इन कामों को केवल कुछ ब्यूरोक्रेसी के लोगों के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन इस यात्रा को आप कैसा मानते हैं कि ऋषिकेश में, मुनि की रेती में लोग 4-4 घंटे जाम में खड़े हैं? जो यात्री आ रहे हैं तो वो हमारे प्रदेश की रेपुटेशन किस तरह की लेके जा रहे होंगे? अपनी धारणा क्या बना के जा रहे हैं? इससे हम अब तो सवाल ये है कि उत्तराखंड के लोग क्या सोच रहे हैं। लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, और ये सब एक जो पुलिसिंग है उसमें इमेजिनेशन नहीं। यदि थोड़ा सा इमेजिनेशन से काम लिया जाए, और थोड़ा, मैं एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से काम हो रहा। मसूरी हमारा एक दूसरा, जिस तरीके से केदार धाम है, पर्यटक धाम है, मसूरी और नैनीताल, और दोनों जगह माल रोड जो है वो एक साइनिंग बोर्ड है, और दोनों जगह माल रोडें जो है खंडित अवस्था में पड़ी हुई हैं। मसूरी के अंदर लोग घुटने घुटने में, महिलाएं जो है धोती घुटने से ऊपर उठा करके, साड़ी उठा करके चल रही थी। तो क्या हमारे विषय में इमेज नहीं होगी? मुझे कहना पड़ा कि मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा करके। और दूसरा जो है उदाहरण जो है, जो इस सरकार को समझना चाहिए, वो इस बात का है कि देहरादून के अंदर हमारी स्मार्ट सिटी है, क्या हालत है स्मार्ट सिटी की, और सब देख रहे हैं। और इतना देख रहे हैं कि एक वो है कमल चौराहा है, लोटस चौराहा बनाया है मधुबन से जरा ऊपर, उसकी चौहदी टूटी हुई है, और 4 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए, और उसकी चौहदी को ठीक नहीं कर रहे हैं। 1,500 करोड़ रुपए खर्च। राजपुर रोड की सड़क है, और ये मैं आज आप पे कह रहा हूँ, मैं इससे पहले ट्वीट कर चुका हूँ इस विषय पर, जो है इनको कह चुका हूँ, भाई देखो तो कुछ तो करो। जी, सरकार के चयन में कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं रहेगी? 1,500 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी में खर्च हो गया है, और शहर वही बदसूरत उसी तरह का है, तो एक अलग शहर बसाया जा सकता था 1,500 करोड़ में। तो हम कर रहे थे उस समय, यही लोग थे हल्ला गुल्ला मचाने वाले, जो आज कह रहे नहीं अब नया शहर बनाएंगे। आज तक जो है वो स्मार्ट शहर बन भी गया होता, और उसके जरिए हम 24 काउंटर मैग्नेटिक सिटीज बना रहे थे, हर जिले के अंदर 2-2 जो है बना रहे थे, नए शहर बना रहे थे, क्योंकि वहाँ से पैसा आ रहा था और वहाँ हम उनको बनाने जा रहे थे। हमने चयन भी कर लिया था, चेनाली सौर से लेकर के जो है भराड़ी सैंड से लेकर के गरुड़ा बांध से लेकर सब जगहों का हमने चयन भी कर लिया था, 24 स्थानों का। लेकिन और बहुत एडवांस स्टेज में था, लेकिन उस समय ये सब लोग थे, भाजपा के लोग थे, कहते थे फेफड़ों को बंद कर रहे हैं, फेफड़ों को बंद कर रहे हैं, और आज
वहाँ भी फेफड़ा बंद हो रहा है, अब कह रहे हैं रायपुर का फेफड़ा भी बंद कर देते हैं। मतलब हमारे समय में तो एक फेफड़े पे इतनी चिंता थी एक तरफ के, अब दोनों तरफ फेफड़ा बंद हो रहा है, लेकिन बाहर लोग ताली बजा रहे हैं। और वही पर्यावरणविद जो हमारे समय में सवाल खड़े कर रहे थे, आज जो है गुणगान करने में लगे हुए हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद हरीश जी, आपने समय दिया। तो ये थे हरीश रावत जी, उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की है, स्मार्ट सिटी से लेकर निकाय चुनाव से लेकर 2024 की क्या तैयारी है और सरकार को क्या करना चाहिए, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है, तमाम मुद्दों पर उनसे बहुत विस्तार से बात हुई है। अपने सहयोगी कैमरामैन मनबर रावत के साथ मुनि की रेती से एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।